जी बेटा, वी विल स्टडी ओम्स लॉ टुडे। कल हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट किसे कहते हैं। फिर हमने सोर्सेज ऑफ करंट्स को पढ़ा, देन हमने इफेक्ट्स ऑफ करंट्स को पढ़ा। तो टुडे वी विल स्टडी दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बेटा? लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, इसके एंड्स के अक्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने से यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, लेट्स सपोज दैट इज आई। बेटा ये जो अमाउंट ऑफ करंट है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करूंगा, आई विल put a constant here और that will be 1 over r। इसे मैं 1 over r की फॉर्म में लिखूंगा, 1 over r into v, और I can write this as v equals I r। बेटा दिस इज नोन एज ओहम्स लॉ। इसे कहते हैं ओहम्स लॉ। इसमें जो r है, दिस इज कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर की क्या है? रेजिस्टेंस है। एंड इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी 1 over r इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओम्स लॉ को एक दूसरी फॉर्म में भी हम लिखते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i के, और अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो हम कांस्टेंट r लिख देते हैं। बेटा ये दोनों फॉर्म्स बेसिकली i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i के, बोथ का अपना अपना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दोनों को अलग अलग वे में यूज किया जा सकता है। एक में हम देख रहे हैं कि इस कंडक्टर में से कितना करंट गुजरेगा, तो डिपेंड करेगा कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया। दूसरे में हम ये देख रहे हैं कि कंडक्टर के इस पोर्शन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देन हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो दिस इज नोन एज ओहम्स लॉ। तो मुझे पता चला कि ओहम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल जब तक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या है, वो कांस्टेंट रहे। अब ओहम्स लॉ के मुताबिक वी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, तो मैं v और i का ग्राफ लूँ तो इसे हम i v ग्राफ कहते हैं। तो ये क्योंकि इट मीन्स डैट कि जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की मैग्नीट्यूड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और ये इसका अगर मैं कांस्टेंट लूँ तो मैंने लिखा v इक्वल्स आई आर, और आई कैन राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ r हेयर v ओवर i। तो v ओवर i की वैल्यू मैं ले सकता हूँ। v ओवर i क्या है? अगर मैं इसकी स्लोप लूँ बेटा, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप लूँ आई वी ग्राफ की, तो क्या आएगा? डेल्टा i, ये इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा v। इसकी स्लोप आएगी, पढ़ा है आपने, स्लोप क्या होता है? डेल्टा y ओवर डेल्टा x, मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं। तो डेल्टा i ओवर डेल्टा v, अगर मैं रेसिप्रोकल ऑफ दी स्लोप लूँ तो क्या आएगा? डेल्टा v ओवर डेल्टा r। तो मुझे पता चला स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई बेटा। तो ओहम्स लॉ means that when you increasing the potential difference across the ends of the conductor, current flowing through conductor goes on increase। वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है उसे बढ़ाते जाएंगे, करंट की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब बेटा इसमें ये वाला जो फैक्टर है रेजिस्टेंस शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती ओम्स लॉ नहीं लगेगा। और रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है बेटा, आगे चल के हम देखते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी तो वायर की लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी वायर के टेम्परेचर पे,
तो जब तक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी लेंथ या उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आर सेम रहेगा, और अगर वो चेंज हो जाएगा तो आर विल नॉट रिमेन दी सेम। अगर आर सेम नहीं होगा तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है टंगस्टन फिलामेंट की, आपकी बुक से ली है। टंगस्टन फिलामेंट में वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा किया, तो ये ग्राफ शुरू में तो स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, इसके बाद ओहम्स लॉ के मुताबिक तो ग्राफ जाना चाहिए था ये डैश लाइन के अलाउंग, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ क्या है, डेविएशन है इस डैश लाइन से। इट मींस कि इस रीजन तक तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है, और इसके बाद ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहा। उसकी वजह क्या है कि बेटा जैसे जैसे करंट गुजरेगा और टाइम गुजरता जाएगा तो फिलामेंट हीटअप होता जाएगा, जब हीटअप होता जाएगा उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी और ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसी तरह ये IV ग्राफ शो किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टंगस्टन फिलामेंट है ये नॉन ओहमिक का है, नॉन ओहमिक मींस ये ओहम्स लॉ को इन ट्रू स्पिरिट ओबे नहीं करती, डेविएशन शो करती। इसी तरह ये IV ग्राफ है सेमीकंडक्टर डायोड्स का, जिसे आप पीएन जंक्शन कहते हैं, पढ़ेंगे हम। वैसे तो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, इधर हम पढ़ेंगे उसमें जो है आपका जो है चैप्टर नंबर 18 में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड। बेटा ये भी हमें शो करता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, और इसमें दो तरह के रीजन होते हैं, एक फॉरवर्ड बाइस रीजन होता है, एक रिवर्स बाइस रीजन होता है। तो ये भी क्या है, नॉन ओहमिक है। अब आप कहेंगे कि सर ओहमिक और नॉन ओहमिक से क्या मुराद है? ओहमिक डिवाइसेस वो सिर्फ वो वाली डिवाइसेस होंगी जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगी इन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, जो ओहम्स लॉ को ohmic devices are the devices which obeys Ohm's law strictly, और वो सी जो devices Ohm's law को obey नहीं करती, those devices are known as non ohmic devices। तो बेटा तो इसका मतलब है कि ये जो है टंगस्टन फिलामेंट बल्ब ये वाला जो था ये भी नॉन ओमिक है, और ये सेमीकंडक्टर डायोड ये भी क्या है, नॉन ओमिक है। अब आप मुझसे पूछें कि सर कोई ऐसी एग्जांपल दें कि जो ओमिक हो, तो मैं कोई ऐसी एग्जांपल नहीं दे सकता जो 100% ओहमिक हो। तो हर जो प्रैक्टिकल डिवाइस है उसमें टू सम एक्सटेंट डेविएशन आती है IV ग्राफ में, और स्ट्रेट लाइन नहीं आती। तो ज्यादातर जो डिवाइसेस हम इधर इस कायनात में यूज करते हैं दो आर दी नॉन ओहमिक डिवाइसेस। बेटा दिस इज ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ में हमने देखा V इक्वल है IR के, R इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम कहते हैं मेजर ऑफ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, कि जो वायर है वो फ्लो ऑफ करंट में के खिलाफ कितनी अपोजिशन शो कर रहा है। इसका बेटा यूनिट लिखते हैं, R इक्वल्स है V/I, और V का यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पेयर। बेटा वोल्ट पर एम्पेयर हम ओहम कहते हैं ओहम, और इसे इस तरह से शो किया जाता है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज ओम, जो किसकी इक्वल है, वोल्ट पर एम्पेयर की इक्वल है। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने से 1 एम्पेयर करंट वायर में से गुजरे तो हम कहेंगे वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम है। वायर की बात कर रहा हूँ, ना कि मटेरियल की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। मटेरियल की प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी है, वो आगे चल के पढ़ेंगे उसमें क्या है। So then the unit of a resistor is ohm, that is equal to volt per ampere। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, रिव्यू है, आपका मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स आपने पढ़ा है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बेटा दो तरह से रेजिस्टर्स को कंबाइन किया जा सकता है। एक तो सीरीज में, सीरीज से मुराद है कि जब करंट के फ्लो करने का एक ही रास्ता हो। मींस अगर मैं यहाँ पर कोई बैटरी लगा दूं, there is only one way to for the flow of current, वही R1 से गुजरेगा, वही R2 से गुजरेगा, वही R3 से गुजरेगा। जब रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हों तो जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो तमाम रेजिस्टर्स के सम की इक्वल आएगी। R1 प्लस R2 प्लस R3 सभी को ऐड करो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी जब ये सीरीज में लगे होंगे। इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो हर रेजिस्टेंस जो से ज्यादा होगी। आर इक्विवेलेंट R1 से भी ज्यादा होगा, R2 से भी ज्यादा होगा और R3 से भी ज्यादा होगा। इन जितनी भी रेजिस्टर्स आपने सीरीज में लगाए हैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इन सबसे ज्यादा होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो करने का सिर्फ एक ही वे है, एक ही रास्ते में करंट फ्लो कर सकता है। देयर इज ओनली वन वे फॉर द फ्लो ऑफ करंट। और एक और बात बेटा जो यहाँ पे आपने याद रखनी है कि इन सीरीज करंट रिमेन्स द सेम। मींस सीरीज में जितना करंट R1 से गुजरेगा उतना ही R2 से गुजरेगा, उतना ही R3 से गुजरेगा। बट इन सीरीज पोटेंशियल ड्रॉप डिफर होगा। यानी R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है IR, तो R1 के क्रॉस क्या होगा IR1। R2 के क्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR2 और R3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा IR3। अगर इन सभी को मैं ऐड करूं, I तो सभी में सेम था ना, R1 R2 R3 चेंज हो रहा था, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो बेटा ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। इन सब का सम, इन सभी में I कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन सभी का जो सम है ये क्या होगा R इक्वलेंट, V इज इक्वल टू I R इक्वलेंट। तो बेटा ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल की अगर हम लोग बात करें, बेटा ये एक बच्चा कह रहा है कि हौसला को रिवाइज कर दें। तो बेटा ये आपको पता है कि ये मैं जो है वो इसे उधर डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं हौसला को, वहाँ से टाइम पे आया करें ना, थोड़ा सा लेट हो गया। अब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, आर्टिकल थोड़ा सा लंबा है, अगर टाइम मिला तो लाजमी रिपीट करूंगा, अगर नहीं मिला तो कोई अलग बात है। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पहले 3 रेजिस्टर्स लगे थे सीरीज में, अब पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल से मुराद है कि करंट की फ्लो करने का एक से ज्यादा रास्ता है। तो R1 R2 R3 आर पैरेलल। अब यहाँ से जो करंट आएगा ना बेटा I, वो 3 हिस्सों में कन्वर्ट होगा। एक हिस्सा इधर I1, एक इधर से गुजरेगा I2 और एक इधर से गुजरेगा I3। ये यहाँ पे दोबारा से ये तीनों करंट्स इकट्ठे होंगे I1 I2 एंड I3 और दोबारा इकट्ठे होकर उतना ही करंट बन जाएगा जितना पहले था I। तो हम यहाँ पे वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि जब पैरेलल में लगाते हैं तो करंट सेम नहीं रहता। जब सीरीज में था ना सभी में करंट सेम था I, लेकिन जब पैरेलल में लगा रहे हैं तो R1 से I1 करंट गुजर रहा है, R2 से I2 गुजर रहा है, R3 से I3 गुजर रहा है। और व्हेन वी कनेक्ट दी रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेने के लिए क्या करते हैं कि सभी की रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल आता है। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ R1 1 है, R2 1 ओम, R2 आ गया 2 ओम एंड R3 आ गया 3 ओम। अगर ये पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लेनी है? सभी का रेसिप्रोकल लेके ऐड करो। 1 over R1 1 plus 1 over R2 2 plus 1 over R3 3. LCM will be 6. 6 plus 3 plus 2. It will be 8 11 over 6. तो R equivalent 1 over R equivalent, अगर R equivalent लेनी है तो इसका रेसिप्रोकल लो, तो this will be 6 over 11. अब आप देख सकते हैं this will answer will be less than 1. अब आप देख सकते हैं कि मिनिमम रेजिस्टर्स इन तीनों में हमने क्या ली थी 1। इसका मतलब है जो जब ये पैरेलल में लगेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे इस बच्चे ने मैसेज किया है, चले मैं इंशाल्लाह अमर भाई कह रहे हैं मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सेम रेजिस्टर सेम ओम्स के होंगे। बेटा ऐसे रेजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस सेम है उन्हें आप सिमिलर रेजिस्टर्स कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिनका आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कि वो सिमिलर रेजिस्टर्स हो, डिफरेंट रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल किया कि एक का 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है। अब जो मैं बात बता रहा था, मैंने कहा कि जब हम
पैरेलल में रेजिस्टर्स को लगाएंगे बेटा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन every resistor which is connected in parallel. अब ये लेस देन 1 आंसर आया ना इसका, ये 1 से भी कम है, 2 से भी कम है, 3 से भी कम। तो हमें पता चला जब सीरीज में रेजिस्टर्स होंगे तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेनी है तो सभी के रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर दो, और जब पैरेलल में रेजिस्टर्स होंगे उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेने के लिए तमाम रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल लेके उनका सम लो, आंसर विल बी इक्वल टू दी रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब तो उस वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा तमाम रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स का सम। तो बेटा दूसरी बात जो हमने यहाँ पे देखी कि सीरीज में करंट सेम रहता था, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट था, लेकिन पैरेलल में बेटा करंट डिफरेंट होगा। R1 से करंट I1 गुजरेगा, R2 से I2, R3 से I3, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना I1 R1, ये होगा I2 R2 और ये होगा I3 R3, तो ये सारा का सारा सेम होगा। I1 R1 इक्वल होगा I2 R2 के, और ये इक्वल होगा I3 R3 के, और ये सभी के सभी मिलके इक्वल होंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस के जो हमने इन दो पॉइंट्स के क्रॉस प्रोवाइड किया था, डेट इज V। तो मुझे पता चला कि अगर R1 बढ़ेगा तो I1 कम हो जाएगा, अगर R1 कम होगा तो I1 बढ़ेगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कब है, जब पैरेलल में लगे हुए हों तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा बट करंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच रेजिस्टर। लेकिन जब सीरीज में हो करंट विल बी द सेम एंड पोटेंशियल ड्रॉप हर एक के अक्रॉस मुख्तलिफ होगा। बेटा ये एक रिव्यू है, अपने मैट्रिक में पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, उनका एक रिव्यू इस बुक ने दिया है। इस पे काफ़ी सारे MCQs आते हैं, एंट्री टेस्ट में भी आते हैं, आपके जो एनुअल एग्जाम है उसमें भी आते हैं, और इसके बगैर हम तो फर्दर ये चैप्टर पढ़ नहीं सकते। इसके बाद है बेटा आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। बेटा जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो उनके ओम्स लॉ में एक कांस्टेंट था, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर is directly proportional to the cross sectional area it is directly proportional to the length of the wire, कि वायर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, and this resistance is inversely proportional to the क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। जितना क्रॉस एरिया वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। समझिए कि जितनी तार मोटी होगी इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो बेटा आई कैन राइट दिस एज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करूं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो से लिखेंगे resistivity of material, and R is resistance of wire। बेटा ये जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो। वायर की रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ द वायर के, जितनी लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, और इसमें R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। तो इससे मैं इक्वालिटी में बदलूंगा और साथ में कांस्टेंट आएगा, वो क्या आएगा, रो, जिसे हम क्या कहेंगे, ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। बेटा R प्रॉपर्टी है वायर की, वायर लंबी होगी और की वैल्यू ज्यादा होगी, वायर कम होगी छोटी होगी तो R की वैल्यू कम होगी, वायर मोटी होगी R विल बी लेस, वायर बारीक होगी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा R विल बी लार्जर। तो लेकिन जो रो है ये वायर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मीन आपको देखना पड़ेगा मटेरियल, ये वायर किस मटेरियल से बनी है। वायर की लेंथ कम हो या ज्यादा, वायर का एरिया कम हो या ज्यादा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल रिमेन द सेम एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। और फिर हम रेजिस्टिविटी को लिखते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है RA ओवर L। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आपने इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, ये जो हमारा
कंडक्टर था, इसकी लेंथ को हाफ किया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। तो बेटा आप इसकी लेंथ को कम करें या ज्यादा करें, रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके एरिया को बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शन एरिया को, या कम कर दें, तो वायर को मोटा कर दें या बारीक कर दें, तो रेजिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा बट रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर अगर ऐसा है तो ये फार्मूला तो ऐसा शो नहीं कर रहा, फार्मूला शो कर रहा है कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेंथ से बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो फार्मूला तो हमें अपेरेंटली ऐसा शो कर रहा है, लेकिन बेटा ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, लेट्स सपोज कि पहले लेंथ को मैं कम कर देता हूँ, L2 ले लेता हूँ, पहले के मुकाबले में हाफ ले लेता हूँ। बेटा जब रेजिस्टेंस हाफ होगी, उसकी लेंथ हाफ होगी, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर दोनों हाफ हो जाएं मींस R जो है, यानी अब मैं इसे यहाँ पे रेजिस्टिविटी को लिखता हूँ, R2A सेम रहा मैंने, एरिया सेम रखा L2, R2 क्या है, R/2 मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई L2, वो क्या है, L/2। तो बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगेन अगर आप रेजिस्टिविटी देखें तो वो सेम रहेगी। तो जब आप लेंथ को बढ़ाते हैं तो लेंथ को बढ़ाने से यानी डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ जाएगा, तो उनकी रेशियो सेम रहेगी। इसी तरह अगर आप एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी और इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस तरह से हम कहते हैं कि लेंथ के कम या ज्यादा करने से या एरिया के कम या ज्यादा करने से रेजिस्टिविटी पे कोई डिफरेंस नहीं आता। रेजिस्टिविटी ओनली वेरी करती है जब मटेरियल चेंज हो, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और जो रेजिस्टेंस है वो वायर की प्रॉपर्टी है। तो बेटा रेजिस्टिविटी को हमने लिखा रो इक्वल्स RA/L। तो रेजिस्टिविटी का अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ मैं क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, ए का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, एरिया ओवर एल क्या है, मीटर। तो मुझे पता चला कि इसका यूनिट क्या बनेगा, ओहम मीटर। क्या बनेगा, दी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ओहम मीटर। हम क्या कहेंगे, ये ओहम मीटर के इक्वल है। फर्ज किया बेटा ये हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर का बेटा जो एरिया है, लेट्स सपोज दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज लेट्स सपोज इट इज 1 मीटर। इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये एक सिलेंडर है ना, एरिया इंटू लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, लेंथ क्या है 1 मीटर, वॉल्यूम विल बी 1 मीटर क्यूब। अगर गौर करें रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल होगी, रो इक्वल्स आर, ये कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो रेजिस्टिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1 से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आर। तो रेजिस्ट, लेकिन इसके यूनिट ओहम मीटर होगी। तो मुझे पता चला कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी कब, जब वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर क्यूब का हो, यानी लेंथ 1 मीटर है, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, तो क्रॉस सेक्शन उसका वायर का वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। When the volume of the wire is 1 meter cube, then the value of resistivity will be equal to resistance of the material। क्या है, रेजिस्टिविटी आपने लेनी है तो क्या करो, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की रेजिस्टेंस ले लो। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस है वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी के इक्वल होती है। तो इसे हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यानी उसकी जो वैल्यू है इक्वल टू द resistance of 1 meter cube of substance
ऑफ वायर या सब्सटेंस या मटेरियल, किसी सब्सटेंस या मीटर के 1 मीटर क्यूब, वो वायर की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम किसी भी मटेरियल का ले लो, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू रेजिस्टिविटी की इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो हमें पता चला कि रेजिस्टिविटी, तो हमें पता चला कि जो रेजिस्टिविटी है वो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये वायर की प्रॉपर्टी नहीं है। रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी है, वायर की लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ के साथ कम ज़्यादा होगी, वो वेरी करेगी। तो रेजिस्टिविटी को हमने कैसे डिफाइन किया कि किसी भी मटेरियल की 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी की है। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो रेजिस्टिविटी है, हमने देखा कि ये तो ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रही है वायर की, ना एरिया पे डिपेंड कर रही है। हर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रेजिस्टिविटी जहाँ पर हर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन दिस रेजिस्टिविटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल के टेम्परेचर के चेंज होने के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होती है, रेजिस्टिविटी चेंज होती है। क्यों होती है हम देखते हैं। लेट्स सपोज बेटा हमने कहा कि हमारे पास जो कंडक्टर है, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में वो मूव करते हैं। ये मैं these are the free electron, ये लिख लेते हैं भाई, इसमें डॉट लगाना पेन की मदद से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। these are the free electrons, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होंगे, आयनिक कोर्स। हमने कहा कि रेजिस्टेंस कहाँ से आती है, बेसिकली रेजिस्टेंस आती है जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो रास्ते में वो इन आयंस के साथ टकराएंगे, और आयंस के साथ टकराने से उन रुकावट आएगी, वो पहले एक्सेलरेट हुए फिर टकराने से डी एक्सेलरेट हुए। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी इन द मटेरियल इन अ कंडक्टर। ये उसका जो है वो ओरिजिन था कि रेजिस्टेंस आती क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ टकराते हैं, आयनिक कोर्स के साथ, और इनको आयनिक कोर्स के साथ टकराने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट होती है। बेटा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले फर्ज किया कि ये कोई आयनिक कोर वाइब्रेट कर रही है, ये रेस्ट पर नहीं है बेटा, इनमें थर्मल एनर्जी है और ये वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो इसके टकराने के चांसेस हैं, आयन हो सकता है उस वक्त यहाँ पे हो जब ये गुजरेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो है ये भी इधर से आसानी से गुजरेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के टकराने के चांसेस भी हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो बेटा पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके कोलिजन का चांस नहीं था, अब उनके भी कोलिजन का चांसेस बढ़ गए हैं। इसे हम कहते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है। बढ़ गया है कोलिजन क्रॉस सेक्शन, आप या इसे दूसरे अल्फाज में कोलिजन प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो, या कोलिजन चांसेस। तो कोलिजन क्रॉस से टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक कोर्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और जो कोलिजन के चांसेस विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ जाते हैं, और इन ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है विद इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। जब बेटा रेजिस्टेंस बढ़ती है, हमें पता चला रेजिस्टिविटी क्या है, RA/L। लेट्स सपोज at any temperature, at
एनी टेम्परेचर कोई भी है एट टेम्परेचर टी इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस 273 के है, टी इक्वल्स 0 डिग्री सेल्सियस या डेट इज 273 के केल्विन। तो यहाँ पर लेट्स सपोज इसकी रेजिस्टेंस रो नॉट है मटेरियल की। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ा के कोई वैल्यू हमने कर दी है, ये पहले टी नॉट था 0 डिग्री सेल्सियस, अब हमने कोई टेम्परेचर कर दिया टी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लेट्स सपोज इसकी रेजिस्टेंस बढ़ के पहले रो नॉट थी, अब क्या होगी ये रो टी। हम देख रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे फुली क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी है रो नॉट, और टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी है रो टी। अब देखें तो मैं एट 0 डिग्री सेल्सियस में रो नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आर नॉट ए ओवर एल। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी क्या होगी आर नॉट, एंड एट टी डिग्री सेल्सियस तो रेजिस्टेंस आर टी है, आर टी ए ओवर एल। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी रो टी हो जाएगी। तो देखिए ना ए और एल तो सेम है, जब रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रही है। एट 0 डिग्री सेल्सियस रो नॉट थी जो कि आर नॉट ए ओवर एल है, एट टी डिग्री सेल्सियस इट्स रो टी दैट इज आर टी ओवर एल। तो हमें पता चला कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस along with resistance of the material, resistivity of the material stand for conductor। जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं होता। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मुझे पता चला एट टी डिग्री सेल्सियस बेटा रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आई, आर टी ए ओवर एल, और एट 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टिविटी क्या थी आर नॉट ए ओवर एल। यहाँ पे बेटा हम एक जो है वो पैरामीटर से डिफाइन करेंगे, तो जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसे हम अल्फा से लिखते हैं। बेटा ये होता है change in fractional change in resistivity per unit rise in temperature, fractional change in resistance दोनों की फॉर्म में डिफाइन हो सकता है बेटा, रेजिस्टिविटी में भी और रेजिस्टेंस भी आगे चल के साबित करते हैं। पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, तो इसे हम लिख सकते हैं जस्ट अ मिनट। तो फिर हमने यहाँ पे रो को लिखा टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, resistance per unit rise in temperature। अब बेटा फ्रैक्शनल चेंज क्या होती है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। चेंज कितनी आई थी आर नॉट माइनस आर टी माइनस आर नॉट था ना, शुरू में आर नॉट था, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गई थी आर टी, तो चेंज कितना हुआ आर टी माइनस आर नॉट, और ओरिजिनल इनिशियली कितनी थी आर नॉट। बेटा दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर कितना बढ़ा था बेटा, टी शुरू में 0 था ना, 0 से बढ़ के क्या हो गया था टी, तो डेल्टा टी क्या आएगा टी माइनस 0, तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आई टी। तो बेटा अल्फा क्या हुआ आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट, ये हुई ये वाला जो फैक्टर है टी के अलावा, ये हुआ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, जो किसकी इक्वल होता है चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। कितना चेंज आया आर टी माइनस आर नॉट, टी टेम्परेचर पे आर टी था ना, तो 0 पे क्या था आर नॉट, तो चेंज क्या आया आर टी माइनस आर नॉट, और ओरिजिनल क्या है आर नॉट। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। बेटा इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऊपर भी रेजिस्टेंस है नीचे भी रेजिस्टेंस, ओम ओम से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या आ गया पर के।
ये स्मॉल टी, इसे कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। इसका जो यूनिट आएगा ये क्या आएगा, पर के आएगा। इसी तरह बेटा हम इसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मेरे पास अल्फा क्या आया, आर टी माइनस आर नॉट over r naught into t. I know that कि r किसके इक्वल होता है, रो l over a। तो r t क्या होगा बेटा, रो t l over a, और r naught क्या होगा, रो नॉट l over a। अगर बेटा r t की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या आएगी, रो t l over a, और r naught क्या होगा, रो नॉट l over a। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रो नॉट r naught रो नॉट l over a into t। तो बेटा अगर ऊपर से मैं कॉमन ले लूँ l over a को, तो मेरे पास वैल्यू आएगी रो t माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई l over a रो नॉट into t। ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाए, तो देन मेरे पास जो रेजिस्टिविटी के पीछे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, आर टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी। तो मेरे पास बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की दो वैल्यूज आई, एक ये आई और एक ये थी। आप दोनों में से किसी तरह भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि इट इज ए फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आर टी माइनस आर नॉट पॉजिटिव होगा, तो अल्फा भी पॉजिटिव होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी तो आर टी माइनस आर नॉट यानी फाइनल रेजिस्टेंस कम हो, इनिशियल ज्यादा हो, तो नेगेटिव होगा, अल्फा भी नेगेटिव होगा। आप कहेंगे कि सर क्या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं इनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है? यस,